तो अब क्या करना है हमें? अब बाल राजा को उनका हक दिलाने के लिए आप ही को आगे आना पड़ेगा। मतलब? महाराज के सामने जाकर खड़ा होना पड़ेगा। महाराज के सामने खड़ा होना पड़ेगा? नहीं नहीं, हमें इतनी हिम्मत नहीं। जो कुंती माता ने किया वही आपको करना पड़ेगा। इसीलिए जीवन में एक चीज से हमेशा सावधान रहिए, एक रेखा से। इसलिए बाल राजा, मन में, घर में, गांव में और स्वराज में रेखा होनी नहीं चाहिए। इसीलिए बाल राजा, हम दोनों के बीच कभी किसी को रेखा नहीं मारने देंगे। क्या रेखा मारने देंगे? नहीं। शंभू राजा स्वराज के सारे अधिकार जैसे उनके ही पास है ऐसा बर्ताव करते हैं। सब जगह उन्हीं की मर्जी, सभी जगह वो। इन सब में बाल राजा कहाँ है? उनका भविष्य का क्या? उनका भविष्य? बाल राजा, सभी रेखाएं अच्छी ही होती हैं। अभी ये देखिए, आपके माथे की ये 3 आदि रेखाएं वही शिवगढ़ हैं। और अगर ये रेखाएं खड़ी हो तो उसका होता है हरि नाम। हाँ। मतलब वही रेखाएं, माथा भी वही, पर वो आदि है या खड़ी, उस पर निर्भर करता है। बाल राजा, जब ये रेखाएं योद्धा के हाथ में होती है और जब उसे धार लगती है तो वो तलवार बनती है, और वही रेखाएं जब सैनिक के हाथ में आती हैं तब वो भाला बन जाती है। बस उसे धार करना पड़ता है। सच है। भगवान जो आकाश में रेखा मारते हैं ना, उसे हम इंद्रधनुष कहते हैं, और श्री कृष्ण की रेखा को बांसुरी। सटवाई हमारे मस्तक पर जो रेखा मारते हैं वो मस्तक रेखा, और हमारे हाथ में जो रेखाएं होती है वो भाग्य रेखा। मतलब सभी रेखाएं अच्छी ही होती हैं, सिर्फ वो रेखा कौन कहां मारते हैं, बस इस पर सब निर्भर करता है। अब यही देखिए, ये हमारी स्वराज्य की रेखा, ये रायगढ़ से शुरू होती है, फिर वो औसा, बिदर, भागानगर, जिंजी, तंजावर, बंगलुरु, गोकाक करते हुए फिर रायगढ़ तक आती है। इतनी बड़ी रेखा है ये। दादा साहब, इस रेखा का नाम क्या रखेंगे? इस रेखा का नाम स्वराज्य रेखा कहेंगे। नहीं। नहीं? तो दिग्विजय रेखा? नहीं। ये भी नहीं। तो फिर आप ही बताइए, इस रेखा को हम क्या बुलाएं? हम इस रेखा को शंभू रेखा कहेंगे। शंभू रेखा? क्योंकि ये रेखा आप बनाएंगे, इसलिए हम इसे शंभू रेखा कहेंगे। बाल राजा। दादा साहब, हमने अन्ना जी पंत और कारकुन जी की बातें सुनी। वो कहते हैं कि कागज की रेखाएं एकदम ही तीखी होती हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। कागज की रेखा को तलवार से भी ज्यादा धार होती है। तलवार से हुए जख्म फिर भी भर जाते हैं, लेकिन कागज की रेखा से हुए जख्म सालों तक नहीं भरते बाल राजा। बाप रे। लेकिन बाल राजा, आपकी ये शंभू रेखा पसंद आई मुझे, पर ये कहां तक जाती है पता है आपको? नहीं। यहां तक। क्या बोल रही हैं आप महारानी जी? बाल राजा के भविष्य का सोचने और चिंता करने के लिए हम भी हैं। ये सिर्फ कहने की बात है, ऐसा होता नहीं है। कामकाज की व्यस्तता में ये सब बातें आप भूल भी सकते हैं। मतलब सुबह से जो कहना था वो यही था? नहीं। ठीक है, फिर जो कहना है वो सीधा कहिए, ठीक है? कहना तो है ही,
परंतु महाराज आप गुस्सा नहीं होंगे तो। जल्दी बोलिए। हमें लगता है नेतृत्व के कारण ही सही, लेकिन बड़े लड़के को ही बड़ा अधिकार मिलता है और छोटा हमेशा छोटा ही बनकर रहता है। और इसलिए हमें लगता है कि बंटवारा होना चाहिए। स्वराज्य का बंटवारा। महारानी जी, गुस्सा मत होइए महाराज। कैसी बातें कर रही हैं आप? और वो कौन है आपके इन शब्दों के पीछे? शांति से सुनिए पहले, और अगर नहीं पसंद आया तो ये है तलवार। आप जो चाहे कर सकते हैं। महाराज, शंभू राजा को दक्षिण का जीता हुआ प्रदेश दे दीजिए और हमारे बाल राजा को ये स्वराज्य दे दीजिए। राज्य, स्वराज्य, ये क्या बोल रही हैं आप? और कैसा बंटवारा? अगर कल स्वराज्य का बंटवारा करना पड़े तो उसमें अधिकार सब घरों का होगा, घर के सभी लड़कों का होगा। बाल राजा सिर्फ हमारे घर जन्मे, इसलिए उन्हें आधा हिस्सा। ये झूठ, ये हमें मंजूर नहीं। मतलब बाल राजा की कोई भी कीमत नहीं? स्वराज्य के आगे हमारी भी कीमत नहीं है। ये बात आगे से ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात, पिछले 32-33 साल हम दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। वो हम राजा बनने के लिए नहीं, उसके पीछे का हेतु सिर्फ इतना ही कि अपने गरीब लोगों को सुख मिले, औरतों को सुख मिले, उन्हें उनके अधिकार, उनके हक मिले, इतना ही। उनका जीवन निर्भय हो, इतना ही। हमने खुद को कभी राजा माना नहीं और ना ही हमने किसी को कहा कि हमें राजा कहें। हम प्रजा के सेवक हैं। लेकिन महारानी, आज आप जिस बंटवारे पर पहुंच चुकी हैं, उस तक पहुंचने से पहले हमारे गले के ये 64 कवड़ की माला एक बार तो देख ली होती। रानी मां ने ही ये माला हमारे गले में डाली। इसका मतलब जानती हैं आप? महाराज, आप हिस्सा मांग रही हैं, और हिस्सा मांगने का सच्चा अधिकार जिसने खून बहाया, बलिदान दिया, उनके बच्चों का, वो पहले, उसके बाद हम। और ये बातें हमेशा याद रखिएगा। महाराज, आप जो कह रहे हैं वो सब सही है, लेकिन एक राजा का बच्चा ऐसा ही घूमता रहेगा? आपके यहाँ उसने जन्म लिया, ये उसका दुर्भाग्य है? बिल्कुल भी नहीं। पर जिस सिंहासन के पास जाने का आप सोच रही हैं, वहां तक जाने के लिए बहुत कठिनाइयां पार करनी होगी। ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। हमारे मन में जो आया वो बोला। फिर कभी मत बोलिएगा। हमने बोला, गलती हुई, माफ कीजिएगा। परंतु अगर हमारी बात शंभू राजा को पसंद आई तो? शंभू राजा को बंटवारे की बात नामुमकिन है। महाराज, आपका तराजू सोने का है, आप उसमें हमें क्यों तोल रहे हैं? शंभू राजा को दक्षिण का राज्य पसंद आया तो आगे जाकर गलतफहमी नहीं होगी, और अगर नहीं भी पसंद आया तो हम दक्षिण में जाएंगे। परंतु बाल राजा बड़े होने के बाद राजाराम राजा वहां का प्रदेश बढ़ाएंगे। आखिर में बढ़ेगा तो स्वराज ही। आप शंभू राजा से बात तो कीजिए। देखिए महारानी, जिस दृढ़ता से आप ये बोल रही हैं, उसका मतलब यही है कि आप काफी वक्त से इस बात के बारे में सोच रही हैं। ठीक है, बंटवारे की बात का फैसला हम आज ही करेंगे।
माताश्री, देखा आपने? ये क्या? माँ तुलजा भवानी की टोकरी? पर आपके पास इसे कौन लाया? पुजारी आए हैं तुलजापुर से। ओह, ये तो बहुत ही शुभ संकेत है। अभियान पर जाने से पहले। सच ही है, एक बार माँ भवानी का गुलाल माथे पर लग गया तो चिंता मिट गई। आपने मेरे मन की बात बोल दी। पर ये टोकरी आपके पास कैसे? ये टोकरी तो बड़ी रानी साहिबा के पास होनी चाहिए ना? बड़ी माताश्री के सर में दर्द हो रहा है, इसलिए वो आराम कर रही हैं। और एक बार आई हुई पूजा की टोकरी फिर से दरबार में भेजना हमें ठीक नहीं लगता, इसलिए पुजारी जी ने ये टोकरी हमें दे दी। रानी जी, महाराज ने आपको जल्द से जल्द बुलाया है, परंतु इतनी जल्दी में क्यों बुलाया होगा? वो तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। बड़ी रानी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ऐसा पता चला। अब ठीक ही है। इतने डर गए थे हम सब। हम आने वाले थे, फिर पता चला कि आप आराम कर रही हैं। टोकरी भी तो देनी थी ना आपको। दीजिए जब आपका मन करे। पिताश्री, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? हमने आप सभी को तत्काल में बुलाया। शंभू राजा और बाल राजा भी जल्द ही आ जाएंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं। प्रणाम महाराज। आइए सचिव, आइए। हमें स्वराज्य की पूरी जानकारी दीजिए। किले पर जमीन कितनी है, कितने बीघे में फैला है ये बताइए। घोड़े कितने हैं, बख्तरबंद, होड़ी, मचवे, समुद्री जहाज कितने हैं, नगद कितने हैं, सोना कितना है, रुपये कितने हैं, मोती कितने हैं, ये सब हमारे घर के जिम्मेदार लोगों के सामने बताइए। कितने क्षेत्र और कितने मुल्क हैं, बताइए सचिव जी। क्या हुआ होगा उस जगदेश्वर जी को ही मालूम है। बालाजी सचिव जी को भी महाराज ने बुलाया था, उसका भी आगे क्या हुआ मालूम नहीं। पर उन्हें क्यों बुलाया होगा? क्या होगा क्या नहीं, उसकी लटकती हुई तलवार है ही। पर एक बात बताता हूँ, महाराज जी को गुस्सा आया होगा जरूर। आप सब लोग बहुत डरपोक हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप पंत जी? अवसर क्या है वो भी तो देखिए। हाँ बिल्कुल, और आपको डर नहीं लगता तो क्या दूसरों को भी डर नहीं लगता होगा? और अगर महारानी जी ने महाराज जी के सामने हम सब का नाम लिया तो? आप लोग आगे की बात क्यों कर रहे हैं? थोड़ा धीरज रखिए। हम ऐसा वैसा पेंच नहीं लगाते। हम भी महाराज की तालीम में ही तैयार हुए हैं। हमने भी मिसाल कौन सी दी है जानते हैं? शाहजी राजा महाराज का। जी हाँ, लेकिन ये खेल आपने बहुत ही अच्छी तरह खेला है। सुरनीस हूँ इसलिए, अगर मैं किसान होता ना तो बुद्धि की भी बुआई करता मैं। अगर बोई होती तो एक ही जगह 10 गुना अकल उग जाती। बंद। हाँ? गोला बारूद की गाड़ियां आ चुकी हैं। आया गोला बारूद? आप परीक्षण कर लेते तो बहुत अच्छा होता। परीक्षण शुरू हो चुका है माना जी। धमाका हो जाएगा तो आवाज आ ही जाएगी। प्रजा की स्थिति के बारे में जानकारी दीजिए। महाराज, प्रजा के राज्य का विस्तार पिछले 15-16 साल का है। आज के दिन हमारा स्वराज्य ये नासिक, भिवंडी, कल्याण, यहां से लेकर कोकण, तल कोकण, आगे धारवाड़ तक है। उसी के साथ पश्चिम घाट माथा, साथ ही इंदापुर सुपे, ये जहांगीरी का प्रदेश है। वो आगे कर्नाटक की सरहद तक जाता है। इसमें कुल 362 किले हैं।
और आज जमीन पर कुल 1,02,000 की फौज है। 40,000 बढ़िया नस्ल के घोड़े हैं और 25,000 बैल और खच्चर हैं। उसी के साथ जल दुर्गों की संख्या बढ़ रही है। खांदेरी, उंदेरी, पद्मदुर्ग, सिंधुदुर्ग ऐसे जलदुर्ग हैं। स्वराज्य की नौसेना मजबूत है। 300 के आसपास लड़ाकू जहाज, साथ ही 8,000 नाव, छोटी नाव, मछुए हैं। उस पर 50,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। नौदल की फौज अलग है। हमारे पास पुणे की जहांगीर थी, 40,000 सेना थी, पर हमारे पास रानी मां भी थी। महाराज का आशीर्वाद भी था और उस योग्यता के आधार पर आज हम 1 करोड़ की सेना खड़ी कर पाए हैं। कल हम दक्षिण में उतरेंगे। वहां भी साधारण 1.5 करोड़ सेना का राज्य हम जीतेंगे ही। पूरा दक्षिण कब्जा करेंगे। मतलब कुल मिलाकर 2.5 करोड़ की सेना का राज्य निर्माण होगा। आइए शंभू राजा, बैठिए। माफी चाहते हैं पिताश्री, हमें आने में देर हो गई, पर देर से आने का कारण अपने बाल राजा की प्यारी बातें। बिल्कुल, मन बहल जाता है एकदम। कितनी जिज्ञासा, कितनी बुद्धिमत्ता, वो भी इस उम्र में। अभी भी दक्षिण अभियान के बारे में हमारे पास से पूरी जानकारी ले रहे थे। हमने नक्शे पर एक रेखा लगाई, रायगढ़ से लेकर जिंजी तंजावर तक की, और उस रेखा को नाम दिया स्वराज्य रेखा। तो पता है बाल राजा क्या कहते हैं? बड़े भैया, ये तो शंभू रेखा है। हमसे पूछते हैं, कागज पर खींची गई रेखाएं बहुत चिपचिपी होती है ना? है कहां? आज आए नहीं आपके साथ? अभी तक हमारे साथ ही थे वो, लेकिन आते वक्त उन्हें हमारे घोड़े की याद आई, तो गए उन्हें बताने। किस बारे में बताने गए हैं? यही कि बड़े भैया दक्षिण मुहिम पर जा रहे हैं, इन्हें अच्छी तरह से ले जाइए और सुरक्षित ले आइए। मतलब अच्छे से। उन्हें बहुत परवाह है हमारी। लेकिन पिताश्री, आपने अचानक सभी को बुलाया है, तो कुछ महत्वपूर्ण बात होगी। आज तक ये कभी महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन आज अचानक से महत्वपूर्ण लगने लगा है। क्या पिताश्री? कैसा है? हमारे अपने दोनों बच्चों के बीच प्यार कैसा है दिख रहा है, और इसे अंत तक इसी तरह बनाए रखने के लिए हम आपके सामने एक प्रस्ताव रखने जा रहे हैं। पिताश्री, भाई प्यार को कायम रखने के लिए प्रस्ताव क्यों? और कैसा प्रस्ताव? स्वराज्य के विभाजन का प्रस्ताव। स्वराज्य का विभाजन? पिताश्री, आप क्या बोल रहे हैं? पिताश्री, आप क्या बात कर रहे हैं? विभाजन? महाराज, क्या बोल रहे हैं आप? स्वराज्य का विभाजन? हाँ, विभाजन। ये शब्द बोलते हुए
पाचाड़ के जंगल में, जहां हमारी रानी माँ बैठी हुई हैं, एक बार उनके बारे में सोच लेते। हम क्या कहते हैं, आप उनसे कैसे डर नहीं सकते? बंटवारा होगा ही। महाराज, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, पर ऐसा क्या हुआ है कि आपको ये सोचना पड़ा? इतना बता दीजिए। युवराज ने अपना हिस्सा मांगा, या बाल राजा ने? हमारा निर्णय अंतिम है। अब ध्यान से सुनिए। स्वराज्य 2 भागों में बटेगा। एक, ये मूल स्वराज्य जिसे अब सचिव पढ़ रहे हैं, और दूसरा भाग हम जिसे दक्षिण में जीतेंगे। पिताश्री, आप इनमें से क्या चुनोगे? मूल स्वराज्य या दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला भाग? शंभु राजा, आप सबसे बड़े हैं, इसलिए आपका यह अधिकार पहला है। पिताश्री, हम क्या कह रहे थे? आराम से बताइए, आज सोच लीजिए, कल बताइएगा। हम आपके फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पिताश्री, मान लीजिए ये हमारा आदेश है। आदेश का पालन करें। जब किसी के ध्यान में भी नहीं था, उन्होंने बंटवारे पर बात कैसे की? हमें तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है। हमारा दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया है। माताश्री, रहने दीजिए ये अदब और ये नमस्कार। सब कुछ ठीक होगा तभी इसका कोई मतलब है। सही कहा, हमें भी बहुत बुरा लग रहा है। जब महाराज बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मानो शरीर पर तलवारें चल रही हों। हमें तो लगा जैसे किला गोल गोल घूम रहा है। ऐसा लगा था कि चक्कर खाकर गिर पड़ेंगे। लेकिन अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था ना माताश्री? और ये ठीक था। बड़ी रानी साहिबा से पूछ लीजिए, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, सब खुश थे। ऐसी समझदारी सबके मन में थी। और फिर बंटवारा क्यों? माताश्री, पिताश्री के बोलने पर आपको आपत्ति व्यक्त करनी चाहिए थी। आपको इस मुद्दे को वहीं पर ही मिटा देना चाहिए था। बड़ी रानी साहिबा ने ये सब किया भी होता, पर वो भी तो सुनकर चौंक गई होंगी ना। सही कहा, उन्हें भी कहाँ पसंद आया होगा ये। देखिए ना, अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं निकली हैं। बिल्कुल। स्वराज के इस पेड़ को रानी माँ और महाराज ने बड़े प्रेम से लगाया था। हम सभी उसके छांव में बैठे हैं। आज उसी पेड़ की टहनियों को तोड़कर महाराज इसे नष्ट कर देना चाहते हैं। सच कहा आपने। बंटवारे से विभाजन होंगे और क्या? हमें तो पिताश्री के इस बंटवारे के विचार से आश्चर्य है। ये बंटवारे का विचार महाराज का हो ही नहीं सकता।
आपको भी यही लगता है ना बड़ी रानी साहिबा? मुहिम पर जाने से पहले महाराज ऐसा नहीं सोच सकते। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हुआ है जरूर। आप दोबारा आ गए? क्या हुआ? हमसे कहने में कुछ बाकी रह गया क्या? सच कहे तो नहीं, हमने सब कुछ बता दिया था। बंटवारे का प्रस्ताव भी कितनी बखूबी से बता दिया। बताया ना? हाँ, परंतु हम पहले से ही जानते थे कि पुतला रानी जी और येसु रानी ये जरूर विरोध करेंगे, लेकिन हम भी पूरी तरह से तैयार थे। जब भी उन्होंने नेतृत्व किया हमने उसे तोड़ दिया, है ना? तोड़ा ना? पर जब पुतला रानी जी ने हमसे कहा कि वो पत्थर के जंगल में रानी मां देख रही है, तो सच बोलता हूं थोड़ी देर के लिए हिल गए थे। पर हम डगमगाए नहीं, क्योंकि अगर उस वक्त हम डगमगाते तो बंटवारे का प्रस्ताव ऐसे हिम्मत करके नहीं बता पाते। महाराज, हमसे गलती हुई, क्षमा कर दीजिए। किस लिए? बंटवारे के लिए। हम किसी से भी नजर नहीं मिला सकते। अब हमारा मन हमें कोस रहा है। क्यों? किले पर किसी को भी पता चला तो क्या सोचेंगे सब हमारे बारे में? पर महारानी, बताते वक्त हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आपका नाम तक नहीं लिया हमने। ये आपका बड़प्पन है। आपने परिवार के नजरों में हमें नीचे नहीं गिराया। यही संभालना होता है सोयरा रानी जी। महाराज, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए हमें। नहीं नहीं, आप स्वराज्य की महारानी हैं। हम कौन होते हैं आपको माफ करने वाले? और तीर कमान से निकल चुका है, उसकी वापसी अब संभव नहीं। हमें बंटवारा नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। महारानी जी, अब बहुत देर हो गई है। लेकिन आखिरकार आप मां हैं। मां की अंधी माया के कारण आज आप इस स्थान पर पहुंची हैं। आप शायद भूल गई कि आप स्वराज्य की महारानी हैं। हमसे गलती हो गई। ऐसा हमेशा हुआ है। आपको याद होगा, पिछली बार जब मुंडन की बात निकली थी तब आपने हमसे पूछा था हमारे बेटे का क्या। तब हमने आपको समझाया था। अभी भी हम आपको समझा सकते हैं, पर महारानी अब देर हो गई है। तीर निकल गया है और वो शंभू राजा के दरबार में पहुंच गया है। अब देखते हैं शंभू राजा क्या कहते हैं। पर आज जो हुआ वो एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि आज हम आपका विरोध करते हैं तो आज भी आप चुप ही रहती, और ये स्थिति आगे जाकर बार बार वापस उठती। महाराज, हम ऐसा फिर नहीं करेंगे। क्या कह रही हैं आप महारानी जी? आखिर ये मन ही है। सोच, शंका, ये सब तो आएगा ही। इसीलिए जो निर्णय कल लेना है वो फैसला आज ही ले लेते हैं। बंटवारा तो बंटवारा ही है। केवल एक ही बात है, हमारे शंभू राजा ने अपने स्वराज्य के लिए बहुत कुछ सहा है। स्वराज्य में उनका बहुत बड़ा हिस्सा है, इसीलिए स्वराज्य में से कौन सा हिस्सा लेना है ये अधिकार सिर्फ उन्हें है। अब देखते हैं शंभू राजा क्या मांगते हैं। स्वराज्य या दक्षिण?
इन सब बातों की हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी। भाईचारे में भागीदारी का विषय ऐसा हमारे सामने छुपे दुश्मन की तरह आएगा, ऐसा हमने सोचा नहीं था। सोयरा रानी जी ने आज बहुत गलत किया, लेकिन इसके पीछे किसी और का हाथ है, ये बात तय है। मूल रूप से ऐसी विचारधारा सोयरा रानी जी की नहीं है। इसमें कुछ तो गड़बड़ है। यह बंटवारा इतना आसान नहीं जितना लगता है। कल अगर शंभू राजा इस प्रस्ताव से बिखर गए तो इस प्रस्ताव से वो अपमानित महसूस करने लगे तो, या फिर उन्होंने दक्षिण का राज्य मांग लिया तो, यानी कि दूरियां आना निश्चित है। पर अब हम रानी मां को क्या कहेंगे, साई भाई को क्या बताएंगे? उन्हें जो वचन दिया था उसका क्या होगा? शंभू राजा को जीतने वाला दक्षिण का प्रदेश दे दिया जाए और हमारे बाल राजा को यह स्वराज्य दे दिया जाए। सोयरा रानी जी की सबसे बड़ी गलती यह तो शंभू राजा को वनवास में भेजने जैसा होगा। हमें एक बात समझ नहीं आ रही कि ये भाई बंटवारे के भेड़िए घर में आए कहां से? ये कौन से झुंड का है? इतनी कड़ी व्यवस्था, इतना कड़ा पहरा होते हुए भी कौन है जो वो घर में आ गया है? कौन है ये? कैसे आया? कौन सा रास्ता खुला रह गया? हमने बड़ी बड़ी लड़ाइयां की, बड़े बड़े शत्रुओं का सामना किया, लेकिन कभी डगमगाए नहीं। लेकिन आज युवराज शंभू राजा और राजाराम राजा, इनमें झगड़ा हुआ तो? अगर हम बंटवारा करने से मना कर दें तो? लेकिन कल फिर से यह मुद्दा उठेगा, तो अब इस विषय का समझौता करें कैसे? रानी मां, बहुत जल्दबाजी की आपने। आपके बगैर हम अकेले हो गए हैं। दूध लीजिए। आज आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। आज हमें दूध नहीं चाहिए। मलाई नहीं है, निकाल दी है हमने। सच में नहीं चाहिए? क्या फैसला किया है आपने? ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें। पिताश्री ने क्या सोच के यह निर्णय लिया? बिखर गए हैं हम। आप हौसला रखिए युवराज। पिताश्री कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। इस बंटवारे के प्रस्ताव के पीछे जरूर कोई ना कोई ठोस वजह होगी। हमें ऐसा नहीं लगता।
यीशु, जब पिताश्री ने बंटवारे का प्रस्ताव हमारे सामने रखा ना, तब उनकी आंखों में हमें दर्द नजर आया। पिताश्री को बेशक इस बात की तकलीफ हुई होगी। नहीं तो मतलब हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। ऐसा ही है यीशु। पिताश्री ने आज भोजन भी नहीं किया। पिताश्री ने भोजन नहीं किया, इसका यह अर्थ है कि बंटवारे का विषय पिताश्री को आनंद देने वाला नहीं है। फिर भी पिताश्री ने इस प्रस्ताव को हमारे सामने रखा। वही तो। युवराज, आपने क्या सोचा है इस बंटवारे के बारे में? क्या लगता है आपको? बंटवारा? यीशु, बंटवारा यह विषय ही मूल रूप से बुरा विषय है। हमें यही लगता है कि बंटवारा यानी दुश्मनों की फौज, दोनों हाथ में धारदार तलवार लेकर घर में घुसने वाली, मन काटने वाली, भावना नष्ट करने वाली, रिश्ते में दरार डालने वाली, सर फोड़ने वाली। यीशु अपने लोगों को नीचा दिखाने वाली सोच यानी कि बंटवारा। युवराज, हंसता खेलता घर बिखर जाता है इस बंटवारे से। यीशु, जिस समय ये बंटवारे का विषय घर में आता है ना, उसी समय से घर का अपनापन, एकजुटता की भावना घर से निकल जाती है। इसीलिए हम इस बंटवारे के खिलाफ हैं। हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन युवराज, क्या आप पिताश्री के फैसले के खिलाफ जाएंगे? यीशु, पिताश्री के खिलाफ हम कभी जा सकते हैं क्या? फिर भी एक बार हम उनसे बात करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे। पिताश्री आपकी बात नहीं सुनेंगे। उन्होंने कुछ ना कुछ विचार करके ही ये फैसला लिया होगा। ये तो सच है, लेकिन यीशु, बंटवारा यानी कि घर के ही अंदर कई और दीवारें खड़ी हो जाना होता है, जैसे कि निंदा, ईर्ष्या, स्वार्थ, द्वेष, गुस्सा, लोभ का निर्माण करने वाली दीवारें। और यही दीवारें घर में रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल कर देती हैं। कल तक का महसूस होने वाला अपनापन आज अचानक से पराया हो जाता है। हम बंटवारा चाहते हैं और वो मिल जाता है, लेकिन खुशियों के रास्ते बंद हो जाते हैं। घर की मुस्कुराहटें रोने लगती हैं और रोना जोर जोर से हंसने लगता है। कुछ पल भर में हमें ऐसा लगता है कि हम आजाद हो गए हैं, अब हर जगह सिर्फ अपना अधिकार होगा। लेकिन कुछ पल भर के लिए ही, दूसरे ही पल में हमें अकेलापन महसूस होने लगता है। सगा भाई प्यार भरा साथ दे, वही लाखों मोल वाली बात है। उसकी तुलना नहीं कर सकते। सच कहा आपने। यीशु, ऐसा कहा जाता है कि प्यार के बिना हम अधूरे हैं, इसीलिए प्यार जरूरी है। और स्वराज्य में तो रानी मां ने पिताश्री के साथ सोने का हल चलाकर प्यार की मिट्टी भूरी कर रखी है, स्वराज्य में एकजुटता बढ़ाने के लिए। इसीलिए स्वराज्य में बंटवारा होना भयानक होगा। इसमें किसी का भला नहीं होगा। आप जो कह रहे हैं ना, हम उससे बिल्कुल सहमत हैं। पर जरा सोचिए कि पिताश्री के मन में ये ख्याल आया कहां से? वही तो समझ नहीं आ रहा है यीशु। मुहिम की लगभग सब तैयारी हो चुकी है, घोड़े लगाम कसकर तैयार थे, फौज जाने के लिए तैयार थी, और अचानक से ये सब। हमें तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। दादा साहब। बाल राजा, आप सोए नहीं अभी तक? आप भी तो नहीं सोए ना अब तक। हम आपसे बड़े हैं ना। आप तो छोटे हैं और छोटे लोगों को जल्दी सोना चाहिए। हम सोने वाले थे, पर किले पर हर जगह बंटवारे की बातें हो रही थी। आप उन बातों पर ध्यान मत दीजिए।
आइए। आइए, गोद में सुलाते हैं आपको। पर दादा साहेब, बंटवारा मतलब क्या होता है?